दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 24 दिसंबर, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है और आप टेस्ट भी दे सकते हैं। उसका लिंक भी वहाँ पर दिया गया है। जो लोग अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों को निःशुल्क पढ़ाया गया है। चलिए आइए बातें करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न लिख रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये लीजन ऑफ मेरिट किस तरह का पुरस्कार है, तो मैं आपको बता दूं। किसी भी देश के राजनयिक को या जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वहाँ के प्रमुख को इस तरह का पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में, उन प्रधानमंत्री में से किसी ने भी इस तरह का कोई पुरस्कार अमेरिका से प्राप्त नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए लीजन ऑफ मेरिट जो है ये अमेरिका का एक सर्वोच्च सम्मान है, जिसे नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा सर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया, तो वहाँ पे चुनाव जीत भी चुके हैं जिनका नाम है जो बाइडेन। ठीक है, लेकिन अभी हमको लगता है कि 20 जनवरी को शायद ये कार्यकाल समाप्त हो, शायद नहीं, ये कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तब तक राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। उसके बाद जाकर के नए जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल शुरू होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाने के लिए और वैश्विक शांति के रूप में भारत के तेजी से उभरने के लिए अपने नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया गया अमेरिका की तरफ से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जा कर के यह अवार्ड नहीं लिए हैं। अमेरिका के सॉरी भारत में अमेरिका के रहने वाले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भारतीय हैं। ठीक है, उन्होंने जो है वहाँ पर जो अमेरिकी व्यक्ति हैं उनकी तरफ से दिया गया, और जो भारत के राजदूत हैं जिनका नाम है तरणजीत सिंह, ठीक है, उनके द्वारा रिसीव किया गया। तो ये उस सम्मान को रिसीव किए हैं मोदी जी की जगह पर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सम्मान का नाम क्या है, बताइए जल्दी से। लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट बोलिएगा, मेरिट एक वर्ड है, मेरिट। तो यहाँ सम्मान का नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा कि जापान के मंत्रिमंडल के द्वारा रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के लिए मंजूरी दिया गया। ठीक है, जापानी क्यों, लगभग जितने भी देश हैं वो अपने रक्षा बजट में बहुत तेज़ी ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सीपरी का रिपोर्ट दोस्तों आपने पढ़ा होगा, सीपरी में अक्सर देख रहे होंगे कि देशों को आगे बढ़ने की होड़ सी लगी हुई। ठीक है, और लगातार लोगों को, सभी देश हैं उनको लग रहा है कि उनको भाई अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में बड़ी लड़ाई है, बहुत बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो कब किसे कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए लोग अपने रक्षा बजट को लगातार मजबूत कर दे रहे हैं। भारत भी करता रहा है। तो जापान के मंत्रिमंडल ने 9वीं बार रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हालांकि यह बजट 1.1% ही अधिक होगा पुराने वाले से, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कर वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 5.34 ट्रिलियन एन। एन दोस्तों वहाँ की मुद्रा का नाम है, जापान की मुद्रा का नाम एन है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है, उसी तरह से जापानीज़ मुद्रा जो है उसे एन कहा जाता है। ठीक है, ये लगभग अगर कन्वर्ट करेंगे अमेरिकी डॉलर में तो ये होगा 51.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट पेश करने की योजना बनाई है। इसके पहले 106 ट्रिलियन एन का था। ठीक है, तो भी ध्यान देखिएगा। अच्छा, आगे लिख रहा है दोस्तों, उस समय था, इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये ओवरऑल है, ये तो रक्षा बजट का बता रहा है ना, ये राष्ट्रीय बजट बता रहा है। राष्ट्रीय बजट यानी उनके पूरे देश का बजट। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पर, तो योशिहिदे सुगा। ठीक है, और ये उनके कार्यकाल का पहला बजट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि किसने लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, तो क्या बताएंगे, जापान ने दिया है। उत्तर हो जाएगा आपका जापान। हाल ही में चर्चा में रहा कि एस जयशंकर कौन है, ये हमारे देश में विदेश मंत्री हैं इस समय। ठीक है, इसके पहले वाले कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में कौन थी विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज जी थी। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। अब इस समय कौन है, एस जयशंकर जी हैं। उन्होंने रिपोर्टिंग इंडिया नामक एक पुस्तक लॉन्च किया है। देखिए परीक्षा में पुस्तकें तो खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, और वो भी खासकर तब जब कोई पुस्तक किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा लॉन्च कर दी जाए, मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, तो किताब और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बताइए, अगर यहाँ पर एस जयशंकर जी ने किताब लॉन्च किया, मतलब मुद्दे की बात है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखेगा। री सपोर्टिंग इंडिया नाम है इस किताब का। ठीक है,
करैया पुस्तक स्वतंत्रता के बाद से भारत के इतिहास का वर्णन करती है। इस किताब को प्रमुख समाचार पत्र एजेंसी जिसका नाम है एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ठीक है, ANI के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश जी ने लिखा है, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1971 में इस एजेंसी की स्थापना की और वीडियो समाचारों को सिंडिकेट करने वाली यह भारत की पहली एजेंसी थी अपनी तरह की, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, प्रेम शंकर जी लिख रहे हैं। अच्छा, ये इमेज है दोस्तों एस जयशंकर जी का, और याद रखेगा प्रेम प्रकाश जो दे रहा है नाम, ये नाम आपका राइट आंसर होगा, जो रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कि तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू कार्यक्रम को इजाज़त दे दिया। जल्लीकट्टू कार्यक्रम को लेकर के कुछ समय पहले बड़ा चर्चा में बना था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ, ठीक है, जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दिया है। जल्लीकट्टू खेल दोस्तों ये तमिलनाडु वाले बेल्ट में आप कह सकते हैं साउथ इंडिया वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर खेला जाता है, ठीक है। और इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 300 होती है, जबकि जो सांड होते हैं वो 150 से अधिक सांड इसमें नहीं हो सकते हैं, ऐसा जबकि नियम लगाया गया है। नहीं तो यहाँ पर सांडों को दोस्तों, सांडों के साथ ही खेला जाने वाला गेम है, बहुत खतरनाक गेम है, ठीक है, और हर किसी के बस की बात नहीं होती। लिख रहा है कि खिलाड़ियों को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा कि मुझे कोविड-19 से मैं इफेक्टेड नहीं हूँ, तभी आप गेम का हिस्सा बन सकते हैं। और खुले स्थानों पर दर्शकों की कुल संख्या जो होगी क्षमता से 50% से अधिक नहीं हो सकती, मतलब जितना पहले लोग होते थे उसके या जितना हो सकता है क्षमता वहाँ पर उसके 50% तक ही यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये जल्लीकट्टू एक खेल है दोस्तों, इसमें सांड के भी साथ जो है ये गेम होता है, तो याद रखेंगे। इसकी इजाज़त किसने दिया? तमिलनाडु ने दिया। हाल ही में चर्चा में रहा कि भारतीय सेना ने सैन्य वेतन पैकेज के लिए BOB के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। BOB क्या है? BOB मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सैन्य क्षमता वाला है तो कार्यक्रम, मतलब सेना नहीं, यानी जो इंडियन आर्मी है उसने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है, इन दोनों ने इस तरह के सैन्य वेतन पैकेज के लिए एक MOU माने होता है मेमोरेंडम ऑफ यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त जो सैन्य कर्मचारी होंगे उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस वेतन पैकेज में निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अस्थायी तौर पर दिव्यांग सेनाकर्मियों, आंशिक रूप से दिव्यांग सेनाकर्मियों या फिर वायु दुर्घटना बीमा सुविधाओं सहित अन्य आकर्षक लाभ भी उपलब्ध कराए जाएंगे जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, BOB की तरफ से समझौता हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस जो अभी मनाया गया 23 दिसंबर को, ठीक है। तो भारत में हर साल 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस समय काफ़ी सारे किसान आंदोलन पर बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं बताऊं, कि जो ये कानून आया ना, जो बिल आया, ये बिल है तो बहुत अच्छा, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। अगर सरकार ने कोई बिल बनाया, कोई कानून बनाया और उसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर लोग आंदोलन कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप ये समझदार हो, आप भी समझते होंगे कि कहीं न कहीं 2 रीज़न हो सकता है। या तो उस कानून में कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी जिसकी वजह से लोग ऑन रोड हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये एक चीज़ हो सकती है। या दूसरी चीज़ है कि उस कानून के लाभ के बारे में लोगों को नहीं पता है। यही 2 बात हो सकती है, तीसरी कोई बात नहीं है। या तो कानून गलत है इसलिए किसान सच में आंदोलन कर रहे हैं, और या तो कानून सही है और किसान उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर कानून सही है तो सरकार वहाँ पर थोड़ा सा जस्ट क्लेरिफाई करे कि देखिए आप जो सोच रहे हो वो बात नहीं है, हमने इस कानून को इस तरह से इसलिए बनाया और इस तरह से आपका फ़ायदा होगा, उसको क्लेरिफाई अगर कर देगी तो किसानों को समझ में अगर बातें आ गई तो वहाँ से वो हट सकते हैं, क्योंकि मुद्दा समझने का है। और यदि वाकई में कोई गड़बड़ी है तो यार हमारा काम है, हम अमेंडमेंट करेंगे, उसमें अमेंडमेंट किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, संशोधन किया जाए। क्योंकि आर्मी हो गई, किसान हो गए, जनता हो गए, स्टूडेंट हो गए, देश इन्हीं सब से तो चल रहा है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना होगा। तो ध्यान रखिए, यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन पर मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री थे और वे किसान हितैषी नीतियों को लाने और किसानों के कल्याण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनके जन्मदिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आने वाला, तो सुशासन दिवस हम लोग मनाएंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। वे, अगर हम चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो
याद रखेंगे। ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक जो है बहुत कम समय के लिए देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय किसान दिवस याद रखेगा कब, तो यहाँ पे 23 दिसंबर, 23 जनवरी मत याद रखेगा, 23 जनवरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है 23 जनवरी को। जरा आप चेक करके बताइएगा, मैं तो ऐसे सही बता रहा हूँ, चेक करने की जरूरत नहीं, बट एक बार देखिएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा कि एनसीएईआर ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितना -7.3% गिरावट का अनुमान जताया है। ठीक है, इसके पहले अनुमान और ज़्यादा था, 12.6%, तो संशोधित करके -7.3% तक का एक अनुमान जारी किया गया है। और एनसीएईआर के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की तरफ से, ठीक है, ये जारी किया गया है। दिल्ली स्थित आर्थिक थिंक टैंक ने 21 दिसंबर 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी मध्य वर्ष की समीक्षा जारी किया है। ठीक है, तो याद रखेगा -7.3। ठीक है, ये जो है बड़ा बैड सिंबल है। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। चर्चा में क्यों रहा दोस्तों, क्योंकि बहुत कम बना। लिख रहा है भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर बनाया। पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 21.2 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर, मतलब मामूली बात नहीं, बहुत हो गया। ठीक है, 36 रन पर ढेर हो गए। भारतीय टीम ने पहली पारी में 53 रनों की बढ़त हासिल की थी। तो दोस्तों इस तरह के रन कभी कभी आते रहते हैं, बहुत मिनिमम रन होते रहते हैं, मतलब 36 रन, समझ रहे हैं, सोचिए बात को। इसके पहले 1974 में ऐसा हुआ था, 42 रन बना था हाईएस्ट। ठीक है, तो ये भी है बड़ी बात, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन इन जनरल कभी हो गया तो चर्चा में भी आ गया। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों कि संचार मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, फिर से पढ़िए, संचार मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम में देश में कई सारी चीज़ें बन गई। जैसे सर, जैसे, तो जैसे मेरे भाई, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रख दिया गया। आपने गुजरात में एक बंदरगाह है, ठीक है, उसका नाम भी पोर्ट है, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, कांडला बंदरगाह। ठीक है, ये मत सोचा करिए याद नहीं रहता, सब याद रहता है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रख दिया गया। तो लिख रहा है संचार मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखेंगे दोस्तों, ये संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार योजना वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, ताकि सफल दूरसंचार क्षेत्र में कुशल लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार संबंधी समाधान लागू करने के में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, और इसलिए इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो लिख रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है, तो संचार मंत्रालय। ठीक है, क्योंकि उसी से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने एमएनसी कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया। तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया दोस्तों, ताकि विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने या इसके विस्तार करने में मदद मिल सके। ठीक है, और उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये बनाया है। वन स्टॉप पोर्टल बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल्य एडेड सेवाओं जैसे व्यावसायिक यूनिट स्थापित करना, कॉर्पोरेट फाइलिंग हो गया, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और मानव संसाधन सेवाओं या फिर जो टैक्सेशन पॉलिसी है, ये सब चीज़ों के बारे में सुविधाएं यह प्रदान करेगा। एक ऐसा पोर्टल बनाया गया आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, यह पोर्टल स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आईसीआईसीआई। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात और ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। दोस्तों देखिए, संडे को स्टडी 91 पर करंट अफेयर का वीडियोज़ नहीं दिया जाता, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, कभी कभार दोस्तों करंट अफेयर का वीडियोज़ नहीं आ पाता है, उसके पीछे तो मैं कारण नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी मीटिंग से की वजह से बाहर गया हुआ था और मैं वहाँ पे पढ़ाने में सक्षम नहीं था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और शायद मुझे कुछ दिनों के लिए और बिजी होना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी तो इधर बीच तो ठीक है, 1-2 दिन और बीच में मेरा क्लास बंक हो सकता है, लेकिन ये सभी चीज़ें आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का मामला होता है, बट मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। फिर भी करंट अफेयर के अगर कभी वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं, लेकिन
अगर हम बात करें ब्लॉग की या क्वेश्चन आंसर की या पीडीएफ की, तो वो अवेलेबल रहता है अपने टाइम पे, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लिया करिए और आराम से उसको देखा करिए, पढ़ा करिए। अगर कभी क्लास बंक होती तो, अगर बहुत सारे लोग इसमें हो सकता है नाराज़ भी हो जाएं, तो दोस्तों नाराज़ होंगे तो मैं भी आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ एज ए टीचर या एज ए बड़ा भाई। समझ लो कि कभी कभी आप भी बंक करते होंगे अगर आप कहीं बिजी होते होंगे तो अगर मैं कहीं मीटिंग पे गया हूँ और बाहर हूँ और मैं नेटवर्क में नहीं हूँ, तो चीज़ें मेरे साथ भी घटती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि क्लास में कल नहीं ले पाया, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं क्लास कल वाली एक बार फिर से अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। और बाकी आप सभी समझदार भी हैं, चीज़ों को समझते होंगे। थैंक यू सो मच।